नमस्कार दोस्तों, नॉलेज मंडली में आप सभी का स्वागत है। आपकी तैयारी के क्रम को आगे बढ़ाते हुए माँ केसर देवी पार्ट सेकंड में आज हम करने वाले गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस मतलब कि जेम पर आधारित क्वेश्चंस की सीरीज चल रही है माँ केसर देवी के रूप में। और ये क्वेश्चन है आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाले हैं, जैसे कि डीसी, प्रिंसिपल, वाइस प्रिंसिपल, एसओ, एएसओ, ओएस, यूडीसी इन केवीएस, एनवीएस, यूपीएससी। साथियों, नॉलेज मंडली ने आपके सिलेबस को चारों तरफ से घेरने के लिए चक्रवाती प्लान बनाया हुआ है। तो चक्रवाती प्लान का एक अस्त्र है यहाँ पर माँ केसर देवी, जिसमें हम कर रहे हैं जेम पर आधारित क्वेश्चंस। तो जेम पर आधारित क्वेश्चंस निश्चित रूप से आपकी परीक्षा में पूछे जाएंगे, इसलिए वीडियो को लास्ट तक देखिए। तो देखते हैं माँ केसर देवी पार्ट सेकंड का पहला क्वेश्चन। 21. Since JAM is a trust-based portal, who will be liable for administrative action as per terms of JAM in case of any discrepancy, infirmity in any data or information? क्योंकि जेम एक ट्रस्ट आधारित पोर्टल है, किसी भी डेटा सूचना में कोई भी विसंगति या त्रुटि के मामले में जेम की शर्तों के अनुसार प्रशासनिक कार्रवाई के लिए कौन उत्तरदायी होगा? ऑप्शन देख लेते हैं। डायरेक्टर जेम, सेलर और सर्विस प्रोवाइडर, प्रोक्योरिंग एंटिटी, प्रोक्योरिंग ऑफिसर। तो कौन रिस्पॉन्सिबल होगा अगर किसी भी प्रकार की आप डिस्क्रिपेंसी देखते हैं, इन्फॉर्मिटी देखते हैं डेटा में या इंफॉर्मेशन में, इसके लिए कौन जिम्मेदार होगा? सही उत्तर हमारा हो जाएगा बी, सेलर सर्विस प्रोवाइडर। Since JAM is a trust-based portal, who will be liable for administrative action as per JAM in case of any discrepancy, infirmity in any data or information? Seller will be responsible for administrative actions. सही उत्तर हमारा हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 22. प्राइमरी सेकेंडरी यूजर्स ऑफ वेंडर्स हु प्रोवाइड गुड्स और सर्विसेज एंड और पार्टिसिपेट इन ई बिडिंग, रिवर्स ऑक्शन ऑन जेम और एंटर इनटू एग्रीमेंट विद परचेजर्स, व्हाट शुड जेम एंश्योर? हिंदी अर्थ देख लेते हैं। वेंडरों के प्राथमिक या द्वितीयक उपयोगकर्ता जो सामान सेवाएं प्रदान करते हैं और या जेम पर ई बोली रिवर्स नीलामी में भाग लेते हैं या क्रेताओं के साथ समझौता करते हैं, जेम को क्या सुनिश्चित करना चाहिए? मतलब कि यहाँ पर प्राइमरी यूजर है, द्वितीयक यूजर है, तो वो सामान और सेवाओं के लिए सेवाएं प्रदान करते हैं, जेम पर ई बोली या रिवर्स नीलामी में भाग लेते हैं, क्रेताओं के लिए समझौता करते हैं, तो जेम को क्या करना चाहिए? जेम क्या इंश्योर करेगा? ऑप्शन देख लेते हैं। रिक्विजिट ऑथराइजेशन ऑफ सेलर सर्विस प्रोवाइडर, रिक्विजिट ऑथराइजेशन ऑफ परचेजर, रेपुटेशन ऑफ द सेलर सर्विस प्रोवाइडर, रेपुटेशन ऑफ द परचेजर। क्या देखना होगा, क्या इंश्योर करना होगा अगर कोई प्राइमरी या सेकेंडरी यूजर है, वो सामान या सेवा प्रदान कर रहा है या ई बिडिंग में रिवर्स ऑक्शन में पार्टिसिपेट कर रहा है जेम पर, और साथ में ही परचेजर के साथ में एग्रीमेंट कर रहा है, तो जेम को क्या इंश्योर करना होगा? सही उत्तर हमारा हो जाएगा ई, रिक्विजिट ऑथराइजेशन ऑफ सेलर सर्विस प्रोवाइडर। ये इंश्योर करना होगा वो ऑथराइज्ड सेलर होना चाहिए, सर्विस प्रोवाइडर होना चाहिए, ये सब इंफॉर्मेशन कलेक्ट करेगा, इंश्योर करेगा। सही उत्तर हो जाएगा ए। क्वेश्चन नंबर 23. The sellers are solely responsible for ensuring that there is dash. विक्रेता ये सुनिश्चित करने के लिए पूरी तरह से जिम्मेदार हैं कि कौन सी चीज के लिए जिम्मेदार होंगे? ऑप्शन देख लेते हैं। नो वोलेशन ऑफ एनी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स इन देयर ऑफर फॉर सेल प्रोवाइडिंग सर्विस ऑन जेम, एनी नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स टू बी ऑफर्ड टू बायर्स, और प्री रिक्विजिट्स फॉर डूइंग बिजनेस फॉर द ऑफर्ड प्रोडक्ट्स, और डी ऑप्शन हो जाएगा ऑल दी अबव। सही उत्तर हमारा होगा डी, ऑल दी अबव। ये सभी के लिए सोली रिस्पॉन्सिबल होगा। नो वायलेशन ऑफ एनी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स इन देयर ऑफर फॉर सेल प्रोवाइडिंग सर्विसेज ऑन जेम, एनी नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स टू बी ऑफर्ड टू बायर्स। मतलब कि किसी भी प्रकार का उत्पाद है, कितनी भी संख्या में दिया जा सकता है, ऑफर किया जा सकता है, ये कौन करेगा? ये सेलर और सर्विस प्रोवाइडर करेगा। साथ में प्री रिक्विजिट्स फॉर डूइंग बिजनेस, जो भी रिक्वायरमेंट है, कोई पूर्व में जो आवश्यकताएं होती हैं, जो जरूरतें होती है, या बिजनेस करने से पहले जो भी रिक्वायरमेंट होती है, उसको वो क्या करेगा? पूरा करेगा। उसके लिए वो स्वयं जिम्मेदार होगा, सेलर। सही उत्तर हमारा हो जाएगा डी, ऑल दी अबव। क्वेश्चन देख लेते हैं 24.
To prevent corruption on GEM, seller service provider should do except one of the following. जेम पर भ्रष्टाचार को रोकने के लिए विक्रेताओं को निम्नलिखित में से एक को छोड़कर करना चाहिए। कौन कौन सी चीजें हैं वो करनी चाहिए और कौन सी बात है जो उसको नहीं करनी चाहिए। ऑप्शन देख लेते हैं। मेंटेनिंग ट्रांसपेरेंसी, मेंटेनिंग एक्सटर्नल इन्फ्लुएंस, और सी है मेंटेनिंग इंटीग्रिटी, मेंटेनिंग फेयरनेस। सही उत्तर हमारा हो जाएगा बी, मेंटेनिंग एक्सटर्नल इन्फ्लुएंस। बाहरी दबाव उसको नहीं डलवाना होगा, किसी भी प्रकार का इन्फ्लुएंस नहीं करवाना होगा। बाकी पॉइंट है वो ठीक हो जाएंगे। करप्शन को रोकने के लिए मेंटेनिंग ट्रांसपेरेंसी उसको मेंटेन करनी पड़ेगी, साथ में मेंटेनिंग इंटीग्रिटी भी उसको मेंटेन करनी पड़ेगी और मेंटेनिंग फेयरनेस भी उसको बनाए रखनी पड़ेगी, जिससे कि करप्शन नहीं हो। परंतु एक्सटर्नल इन्फ्लुएंस है वो करप्शन की श्रेणी में आ जाता है, बाहरी दबाव है उसको नहीं डलवाना है। सही उत्तर हमारा हो जाएगा बी हो जाएगा। क्वेश्चन देख लेते हैं 25। Seller would be solely and absolutely responsible for the information provided about dash on the GEM portal and would be required to produce proof of such information as requested by the buyer and or GEM। जेम पोर्टल पर डैश के बारे में प्रदान की गई जानकारी के लिए विक्रेता पूरी तरह से स्वयं जिम्मेदार होगा और खरीदार और या जेम द्वारा अनुरोधित ऐसी जानकारी का प्रमाण प्रस्तुत करना आवश्यक होगा। मतलब कि जो भी इंफॉर्मेशन दी गई है उसके लिए कौन रिस्पॉन्सिबल होगा। और जब भी खरीदार या जेम के द्वारा इस प्रकार की सूचना को मांगा जाता है, वेरीफाई करने के लिए मांगा जाता है, तो इसके लिए सेलर है वो क्या क्या चीजें देना चाहिए। ऑप्शन देख लेते हैं। ऑर्गेनाइजेशन, बिजनेस, प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज, ऑल दी अबव। सही उत्तर हमारा हो जाएगा डी, ऑल दी अबव। अगर खरीदार या जेम किसी भी चीज को जानना चाहता है, ऑर्गेनाइजेशन के बारे में जानना चाहता है, सेलर के बिजनेस के बारे में जानना चाहता है, प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज के बारे में जानना चाहता है, तो यहाँ पर सेलर है वो सोली एंड एब्सोल्युटली रिस्पॉन्सिबल होगा, उसको देनी होगी वो सूचना है, इंफॉर्मेशन देनी होगी। सही उत्तर हमारा हो जाएगा डी, ऑल दी अबव। डियर फ्रेंड्स, क्वेश्चन पसंद आ रहे हैं तो लाइक बटन जरूर दबाएं। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 26। If a registered seller wants to create any new data related to his identity on the GEM portal, will GEM allow the same? यदि कोई पंजीकृत विक्रेता जेम पोर्टल पर अपनी पहचान से संबंधित कोई नया डेटा बनाना चाहता है तो क्या जेम ये अनुमति देगा या नहीं देगा। ऑप्शन देख लेते हैं। यस इट इज रिक्वायर्ड फॉर द बायर्स, यस इट इज रिक्वायर्ड फॉर द सेलर्स, और सी ऑप्शन है जेम वुड नॉट अलाउ क्रिएशन ऑफ एनी फ्रेश डेटा रिलेटेड टू सेलर आइडेंटिटी। डी, जेम वुड अलाउ क्रिएशन ऑफ एनी फ्रेश डेटा रिलेटेड टू सेलर आइडेंटिटी। सही उत्तर हमारा हो जाएगा सी, जेम वुड नॉट अलाउ क्रिएशन ऑफ एनी फ्रेश डेटा रिलेटेड टू सेलर आइडेंटिटी। वो सेलर की आइडेंटिटी है वो प्री रिक्विजिट में आ जाती है, पहले ही उसको आइडेंटिटी प्रूव करनी होगी और आइडेंटिटी है वो वैलिडेट भी कर ली जाती है जेम के द्वारा। तो नई कोई इंफॉर्मेशन या कोई आइडेंटिटी से संबंधित कोई नया डाटा क्रिएट करना चाहता है पोर्टल पर तो नहीं कर सकता, उसको जेम अलाउ नहीं करेगा। सही उत्तर हमारा हो जाएगा सी। अगला सवाल 27। इफ द डेटा डिटेल्स एंटर्ड बाय द वेंडर्स और सेलर while registering on GEM is not verified with validating databases, the registration will not be allowed. Name the valid databases that are used for verification. यदि विक्रेता द्वारा जेम पर पंजीकरण करते समय दर्ज किए गए डेटा विवरण को वैध डेटाबेस से सत्यापित नहीं किया जाता है तो पंजीकरण की अनुमति नहीं दी जाएगी। सत्यापन के लिए उपयोग किए जाने वाले वैध डेटाबेस के नाम बताइए। तो जेम है वो वैध डेटाबेस कौन कौन से हैं जिनके आधार पर उसको सत्यापित करेगा, जेम पोर्टल पर दी गई इंफॉर्मेशन को सत्यापित कौन करेगा। सेलर के द्वारा जेम पर डेटा या विवरण को वैध डेटाबेस से सत्यापित करेगा, जेम करेगा। डेटाबेस को वैलिडेट करने के लिए कौन कौन सी चीजों का उपयोग किया जा सकता है जेम पर। ऑप्शन देख लेते हैं। पैन, परमानेंट अकाउंट नंबर, MCA 21, all company related information accessible to various stakeholders in online portal of the Ministry of Corporate Affairs, MCA, उद्योग आधार, a 12-digit UID number provided by the MSME, और D, all the above। सही उत्तर हमारा हो जाएगा डी, ऑल दी अबव। मतलब कि जो डेटा या विवरण है वो दिया गया है जेम पर विक्रेता द्वारा तो इसको वैलिडेट किससे किया जा सकता है। पैन, परमानेंट अकाउंट नंबर से किया जा सकता है, MCA 21 के द्वारा भी किया जा सकता है, उद्योग आधार के द्वारा भी किया जा सकता है।
तो ये वैलिडेटिंग डेटाबेस है जिनके आधार पर उसको वेरीफाई किया जा सकता है। सही उत्तर हमारा हो जाएगा डी हो जाएगा। क्वेश्चन देख लेते हैं 28। व्हाट एक्शन विल बी टेकन बाय जेम इन केस ऑफ एनी कॉन्फ्लिक्ट इन डिटेल्स आफ्टर रजिस्ट्रेशन। पंजीकरण के बाद विवरण में किसी प्रकार का विरोध या विवाद होने पर जेम द्वारा क्या कार्रवाई की जाएगी। मतलब कि किसी विक्रेता ने इंफॉर्मेशन या डेटा दिया था और वहां पर उसमें कॉन्फ्लिक्ट आ गया है, कोई विरोधाभास या विवाद पैदा हो गया है, तो जेम के द्वारा क्या कार्रवाई करनी चाहिए रजिस्ट्रेशन होने के बाद में कोई विरोधाभास या विवाद पैदा हो गया है। ऑप्शन देख लेते हैं। वेंडर सर्विस प्रोवाइडर विल बी वार्नड, registration would be automatically suspended, action will be taken on the officer in charge of registration, vendor service provider will be banned। सही उत्तर हो जाएगा रजिस्ट्रेशन वुड बी ऑटोमेटिकली सस्पेंडेड। मतलब कि जो भी कॉन्फ्लिक्ट पैदा हुआ है तो जेम पोर्टल पर जो रजिस्ट्रेशन हुआ था, रजिस्ट्रेशन आईडी आई थी, वो सस्पेंड हो जाएगी, ऑटोमेटिक सस्पेंड हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर वैलिडेशन में कोई कॉन्फ्लिक्ट आ गया है, कोई विरोध या विरोधाभास या विवाद पैदा हो गया है। तो रजिस्ट्रेशन ऐसा नहीं है कि एक बार रजिस्ट्रेशन हो गया अब कोई परवाह की बात नहीं है, उसको वैलिडेट किया जाता है और वैलिडेशन में दिक्कत आ जाती है तो उसका रजिस्ट्रेशन है वो ऑटोमेटिकली सस्पेंड हो जाएगा। सही उत्तर हमारा हो जाएगा बी, रजिस्ट्रेशन वुड बी ऑटोमेटिकली सस्पेंडेड। क्वेश्चन नंबर 29। It will be the responsibility of the seller to keep all his information on GEM up to date. If any latest change or changes has taken place, within how many days the same will have to be updated, otherwise administrative action will be taken against the seller। विक्रेता की ये जिम्मेदारी होगी कि वह जेम पर अपनी सभी जानकारी को अपडेट रखे। यदि कोई नवीनतम परिवर्तन हुआ है तो कितने दिनों के भीतर उसे अपडेट करना होगा, अन्यथा विक्रेता के खिलाफ प्रशासनिक कार्रवाई की जाएगी। ऑप्शन देख लेते हैं। विद इन 7 डेज, विद इन 15 डेज, विद इन 30 डेज, और डी ऑप्शन है विद इन 45 डेज। सही उत्तर हमारा हो जाएगा ए, विद इन 7 डेज। मतलब कि इंफॉर्मेशन जो दी गई है सेलर के द्वारा, सर्विस प्रोवाइडर के द्वारा, वो लेटेस्ट होनी चाहिए, अप टू डेट होनी चाहिए, और कोई चेंज होता है या चेंजेज होता है आइडेंटिटी से संबंधित या इंफॉर्मेशन से संबंधित, तो उसको 7 दिन के अंदर जेम पोर्टल पर अपडेट करना होगा, अन्यथा उसके खिलाफ कार्रवाई हो सकती है। सही उत्तर हमारा हो जाएगा ए हो जाएगा। क्वेश्चन देख लेते हैं 30। In terms of turnover, past performance, profitability of the vendors on GEM portal, तो यहाँ पर कुछ पॉइंट बताए हैं, वो पॉइंट हमें देखने हैं। किससे संबंधित पॉइंट दिए हैं? इन टर्म्स ऑफ टर्नओवर, पास्ट परफॉर्मेंस, प्रॉफिटेबिलिटी, इससे संबंधित कुछ पॉइंट बताए हैं। तो सबसे पहला पॉइंट देख लेते हैं। देयर एलिजिबिलिटी फॉर अवेलिंग वेरियस बेनिफिट्स एडवांटेजेस शैल बी डिटरमाइंड solely on the basis of data phased, validated or verified through income tax PAN database, MCA 21, उद्योग आधार, GSTN, certifying agencies such as BIS, BEE, etc. Second point है any default in sellers updating their data on partner sites, validating databases, and any fallout of the same impacting adversely any transaction on GEM shall entirely and exclusively be seller's responsibility। और थर्ड पॉइंट है जेम shall not be responsible for any consequential impact on any GEM transaction due to data discrepancy and or suspension of seller account due to data discrepancy। जेम पोर्टल पर विक्रेताओं के टर्नओवर, पिछले प्रदर्शन, लाभप्रदता के संदर्भ में निम्न बिंदुओं पर विचार करें तो कौन कौन से बिंदु सही हो जाएंगे। ऑप्शन देख लेते हैं। ओनली फर्स्ट एंड सेकंड, फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड, और डी है ओनली सेकंड थर्ड। सही उत्तर हमारा हो जाएगा सी, फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड। सभी पॉइंट ठीक हो जाएंगे। टर्नओवर से संबंधित, पास्ट परफॉर्मेंस से संबंधित, प्रॉफिटेबिलिटी से संबंधित। सही उत्तर हमारा हो जाएगा सी, फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड। क्वेश्चन देख लेते हैं 31। एज पर कैटालॉग और कैटालॉग बेस्ड टेम्पलेट प्रेस्क्राइब्ड इन जेम द सेलर शैल बी solely रिस्पॉन्सिबल फॉर डैश। जेम पर निर्धारित कैटालॉग या कैटालॉग आधारित टेम्पलेट के अनुसार विक्रेता डैश के लिए पूरी तरह से जिम्मेदार होगा। अगर जेम पर कोई कैटालॉग डाला है या कैटालॉग बेस्ड टेम्पलेट कोई डाला हुआ है तो इसके लिए कौन जिम्मेदार होगा? इसके लिए रिस्पॉन्सिबल होगा सेलर होगा। तो कौन कौन सी बातों के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा? ऑप्शन देख लेते हैं। द गुड्स सर्विसेज इंक्लूडिंग विदाउट लिमिटेशन
the applicable guarantee, warranty, shelf life, quantity, quality, etc. B point है the correct and accurate details of the seller with their goods and or services indicating product specifications, quantity which can be supplied over the specified time period, etc. C point है the goods or services offered are latest, new and competent in all respect. D हो जाएगा all the above. तो सही उत्तर यहाँ पर होगा डी ऑल दी अबव. एज पर कैटालॉग और कैटालॉग बेस्ड टेम्पलेट प्रेस्क्राइब्ड इन जेम द सेलर शैल बी solely रिस्पॉन्सिबल फॉर द गुड्स सर्विसेज इंक्लूडिंग विदाउट लिमिटेशन. कोई लिमिट नहीं होगी कि इतना ही माल दे सकते हैं, कोई लिमिटेशन आपको नहीं डालनी है. द एप्लीकेबल गारंटी उस पर देनी होगी, वारंटी भी देनी होगी, सेल्फ लाइफ भी बतानी होगी, क्वांटिटी बतानी होगी, क्वालिटी बतानी होगी. द करेक्ट एंड एक्यूरेट डिटेल्स ऑफ द ऑफर मतलब कि सही और उचित विवरण है वो ऑफर का दिया जाएगा विद देयर गुड्स एंड और सर्विसेज इंडिकेटिंग प्रोडक्ट स्पेसिफिकेशन, क्वांटिटी विच कैन बी सप्लाइड ओवर द स्पेसिफाइड टाइम पीरियड. तो ये बताना होगा कि कितनी मात्रा में क्या स्पेसिफिकेशन है और कब दिया जाएगा, ये सब डिटेल भी होनी चाहिए. और इम्पोर्टेंट पॉइंट क्या है, द गुड्स और सर्विसेज ऑफर्ड आर लेटेस्ट, न्यू एंड कॉम्पिटेंट इन ऑल रेस्पेक्ट. तो ये सब बातें जेम पर बतानी होंगी, कैटालॉग के अनुसार माल सप्लाई करना होगा. इन सब बातों के लिए सेलर है वो रेस्पॉन्सिबल होगा. सही उत्तर हमारा हो जाएगा डी ऑल दी वो. डियर फ्रेंड्स, क्वेश्चन पसंद आ रहा है तो अपने दोस्तों को भी बताइए. देखते हैं क्वेश्चन नंबर 32. If a seller is selling an item that requires spare parts, at least for what period should the seller provide such spare parts from the date of expiry of the warranty period? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. यदि कोई विक्रेता ऐसी वस्तु बेच रहा है जिसके लिए स्पेयर पार्ट्स की आवश्यकता है, तो विक्रेता को वारंटी अवधि की समाप्ति की तारीख से कम कितनी अवधि के लिए ऐसे स्पेयर पार्ट्स उपलब्ध कराने चाहिए. ऑप्शन देख लेते हैं. 4 ईयर्स, 3 ईयर्स, 2 ईयर्स, 1 ईयर. सही उत्तर हमारा हो जाएगा बी 3 ईयर्स. मतलब कि कोई ऐसा आइटम सप्लाई किया गया है जिसको स्पेयर पार्ट्स की आवश्यकता होती है, रिपेयर की जरूरत होती है, तो वारंटी पीरियड खत्म हो गया है, तो स्पेयर पार्ट कहाँ से लाएगा, बायर है वो स्पेयर पार्ट कहाँ से खरीदेगा. तो वारंटी पीरियड खत्म होने के बाद में भी 3 वर्ष तक उसको क्या ये स्पेयर पार्ट्स है वो उपलब्ध करवाने होंगे, प्रोवाइड करवाने होंगे. सही उत्तर हमारा हो जाएगा बी 3 ईयर्स. क्वेश्चन देख लेते हैं 33. The individual sellers shall ensure that the products offered in e-bidding and or ordered shall remain available on GEM during the dash. व्यक्तिगत विक्रेता ये सुनिश्चित करेंगे कि ई बोली और या ऑर्डर किए गए उत्पाद डैश के दौरान जेम पर उपलब्ध रहेंगे. कब तक उपलब्ध होने चाहिए? ऑप्शन देख लेते हैं. द बिड कॉन्ट्रैक्ट वैलिडिटी पीरियड, द रजिस्ट्रेशन वैलिडिटी पीरियड, द वारंटी पीरियड, द ई ऑक्शन वैलिडिटी पीरियड. सही उत्तर हमारा हो जाएगा ए द बिड कॉन्ट्रैक्ट वैलिडिटी पीरियड. मैं क्वेश्चन को फिर से पढ़ के सुना रहा हूं. द इंडिविजुअल सेलर्स शैल एंश्योर दैट द प्रोडक्ट्स ऑफर्ड इन ई बिडिंग एंड और ऑर्डर्ड शैल रिमेन अवेलेबल ऑन जेम ड्यूरिंग द बिड पीरियड. होगा बिड पीरियड यहाँ पर होगा बिड पीरियड या कॉन्ट्रैक्ट जब तक है, तो कॉन्ट्रैक्ट वैलिडिटी जब तक है तब तक ये बिड पीरियड या कॉन्ट्रैक्ट वैलिडिटी तक वो सामान है, माल है, वो अवेलेबल होना चाहिए जेम पर. सही उत्तर हमारा हो जाएगा ए द बिड और कॉन्ट्रैक्ट वैलिडिटी पीरियड. क्वेश्चन देख लेते हैं 34. What is the mandatorily discount offered by the sellers on the maximum retail price MRP on the GEM portal unless otherwise specified for their offering of products? जेम पोर्टल पर अधिकतम खुदरा मूल्य एमआरपी पर विक्रेताओं द्वारा दी जाने वाली अनिवार्य छूट क्या है जब तक कि उनके उत्पादों की पेशकश के लिए अन्यथा निर्दिष्ट नहीं किया गया हो. तो कितनी एमआरपी पर छूट देनी चाहिए, डिस्काउंट देना चाहिए? ऑप्शन देख लेते हैं. मिनिमम 20% ऑन एमआरपी, मैक्सिमम 20% ऑन एमआरपी, मिनिमम 10% ऑन एमआरपी और डी है मैक्सिमम 10% ऑन एमआरपी. तो कम से कम कितना ऑफर है वो दिया जाना चाहिए, कितना डिस्काउंट दिया जाना चाहिए? सही उत्तर हमारा हो जाएगा सी मिनिमम 10% ऑन एमआरपी. तो एमआरपी मतलब कि मैक्सिमम रिटेल प्राइस है उसका 10% है वो डिस्काउंट देना आवश्यक हो जाएगा जेम पर अगर बिक्री कर रहा है तो. डियर फ्रेंड, बेल आइकन भी दबा दीजिए जिससे कि नया नोटिफिकेशन आए तो आपको अलार्म मिल जाए. क्वेश्चन देख लेते हैं 35. Vendors on GEM portal will compulsorily offer a minimum discount of 10% on MRP and also sellers will be free to offer.
तो यहाँ पर इससे पहले वाले क्वेश्चन में हमने देखा कि वेंडर्स को 10% एमआरपी पर डिस्काउंट देना चाहिए और इसके साथ में वो स्वतंत्र होगा किसके लिए। हिंदी अर्थ देख लेते हैं। जेम पोर्टल पर विक्रेता अनिवार्य रूप से एमआरपी पर 10% की न्यूनतम छूट की पेशकश करेंगे और साथ ही विक्रेता डैश की पेशकश करने के लिए स्वतंत्र होंगे। ऑप्शन देख लेते हैं। कॉम्प्लीमेंट्स टू द बायर, हायर डिस्काउंट, गिफ्ट टू बायर और कमीशन टू बायर। 10% डिस्काउंट देने के बाद में भी वो किसके लिए स्वतंत्र होगा, सेलर है वो किसके लिए स्वतंत्र होगा। सही उत्तर हमारा हो जाएगा बी हो जाएगा, हायर डिस्काउंट। मतलब कि कम से कम डिस्काउंट है वो 10% देना होगा और ज्यादा देना चाहता है तो दे सकता है, अपने मार्जिन को देखते हुए ज्यादा ऑफर दे सकता है। परंतु बाकी पॉइंट है वो गलत हो जाएंगे। कम्प्लीमेंट्स टू द बायर ये नहीं देना होगा, गिफ्ट नहीं देना होगा, कमीशन टू द बायर ये नहीं देना होगा, इससे करप्शन बढ़ेगा, ट्रांसपेरेंसी फेयरनेस यहाँ पर नहीं रहेगा। तो सही उत्तर यहाँ पर हो जाएगा हायर डिस्काउंट वो दे सकता है, कम से कम उसको देना होगा 10%। और सेलर है वो फ्री होगा हायर डिस्काउंट देने के लिए बायर को। अगला सवाल 36। ऑन जेम पोर्टल द सेलर सेल ऑफर द लोवेस्ट पॉसिबल प्राइस ऑफ द गुड्स एंड सेल नॉट ऑफर टू सेल द सेम प्रोडक्ट इन एनी अदर प्लेस मार्केट एट द सेम प्राइस और लेस। इफ देयर इज एनी सच वायलेशन बाय द सेलर व्हाट एक्शन विल बी टेकन। जेम पोर्टल पर विक्रेता माल की न्यूनतम संभव कीमत की पेशकश करेगा और उसी उत्पाद को किसी अन्य स्थान या बाजार में समान कीमत या उससे कम पर बेचने की पेशकश नहीं करेगा। यदि विक्रेता द्वारा ऐसा कोई उल्लंघन किया जाता है तो क्या कार्रवाई की जाएगी। तो यहाँ पर ये बात बताई गई है कि पॉसिबल लोवेस्ट प्राइस है वो जेम पर अवेलेबल करवानी होगी, परंतु ऐसा नहीं है कि अन्य मार्केट में या दूसरी जगह पर वो उससे कम या उसी कीमत पर बेच रहा है तो वहां पर जेम पर लोग क्यों आएंगे। जेम को बढ़ावा देने के लिए लोवेस्ट प्राइस आपको मिलेगी और रिलायबिलिटी ड्यूरेबिलिटी भी मिलेगी। तो ये माल है वो दूसरी जगह पर सस्ती कीमत पर नहीं मिलना चाहिए, अन्यथा ये जेम के नियमों का उल्लंघन हो जाएगा। और जेम के नियमों का उल्लंघन करने पर क्या कार्रवाई की जा सकती है। ऑप्शन देख लेते हैं। वार्निंग विल बी इश्यूड, पुलिस कंप्लेंट विल बी लॉन्च्ड, रिमूव्ड डिबार्ड फ्रॉम द जेम पोर्टल और डी है द कंपनी फर्म विल बी सील्ड। सही उत्तर हमारा हो जाएगा सी, रिमूव्ड और डिबार्ड फ्रॉम द जेम पोर्टल। मतलब कि ऐसा वो कोई कृत्य करता है, सस्ती कीमत पर दूसरी जगह माल अवेलेबल करवाता है या कोई ऑफर दे करके सस्ते में बेचने की कोशिश करता है तो जेम पोर्टल से उसको हटाया जा सकता है, डिबार्ड किया जा सकता है, माल बेचने के लिए बैन किया जा सकता है, डिबार्ड किया जा सकता है, प्रतिबंधित किया जा सकता है। सही उत्तर हमारा हो जाएगा सी हो जाएगा। क्वेश्चन देखते हैं 37। By offering his product on the GEM portal, the seller agrees to share the price details. With whom can this price detail be shared by GEM authorities? हिंदी अर्थ देख लेते हैं। जेम पोर्टल पर अपने उत्पाद की पेशकश करके विक्रेता मूल्य विवरण साझा करने के लिए सहमत होता है। जेम अधिकारियों द्वारा ये मूल्य विवरण किसके साथ साझा किया जा सकता है। मतलब कि ये एक एग्रीमेंट हुआ था। सेलर क्या करेगा, प्राइस डिटेल देगा, प्राइस डिटेल लिस्ट अवेलेबल करवाएगा जेम को और जेम के अथॉरिटीज है, अधिकारी है, इसको आगे शेयर कर सकते हैं। उस पर ऑब्जेक्शन नहीं होना चाहिए, सेलर को ऑब्जेक्शन नहीं होना चाहिए क्योंकि इसके लिए वो सहमति दे चुका है, एग्रीमेंट कर चुका है। ये प्राइस डिटेल को आगे किसको शेयर किया जा सकता है, जेम अथॉरिटीज के द्वारा। डिपार्टमेंट ऑफ एक्साइज एंड कस्टम्स, इनकम टैक्स, जीएसटी, ऑल दी अबव। सही उत्तर हमारा क्या हो जाएगा डी, ऑल दी अबव। जेम अधिकारी है या जेम अथॉरिटीज है वो डिपार्टमेंट ऑफ एक्साइज एंड कस्टम्स को भी ये प्राइस डिटेल दे सकते हैं, इनकम टैक्स को भी दे सकते हैं, जीएसटी को दे सकते हैं। इन सभी को आगे शेयर किया जा सकता है, उस पर किसी तरीके का कोई बैन नहीं होगा, प्रतिबंध नहीं होगा क्योंकि सेलर ने इस संबंध में एग्रीमेंट दिया हुआ है प्राइस डिटेल को आगे शेयर करने के लिए। जेम है वो स्वतंत्र है। सही उत्तर हमारा हो जाएगा डी हो जाएगा, ऑल दी अबव। Question number 38. Listing of goods, services in irrelevant, inappropriate categories is strictly prohibited on the GEM portal. What happens if a buyer contracts for such unsuitable products? जेम पोर्टल पर अप्रासंगिक अनुचित श्रेणियों में माल सेवाओं की सूची बनाना सख्त वर्जित है। यदि किसी खरीदार द्वारा ऐसे अनुपयुक्त उत्पाद सेवाओं के लिए अनुबंध किया जाता है तो क्या होगा। मतलब कि इररिलेवेंट और इनअप्रोप्रिएट कैटेगरीज में कोई खरीद है वो नहीं हो सकती जेम पोर्टल पर, और बायर ऐसा करता है इररिलेवेंट या इनअप्रोप्रिएट कैटेगरीज में कोई कॉन्ट्रैक्ट किया जाता है बायर के द्वारा तो क्या कार्रवाई की जाएगी जेम के द्वारा।
ऑप्शन देखते हैं, सच कॉन्ट्रैक्ट शैल बी ट्रीटेड एज नल एंड वॉइड, नो क्लेम व्हाटसोएवर अगेंस्ट सच कॉन्ट्रैक्ट शैल बी एडमिजिबल एंड एंटरटेन्ड, सी बोथ ए एंड बी, डी नीदर ए नॉर बी। सही उत्तर हमारा हो जाएगा सी, बोथ ए एंड बी, दोनों ही पॉइंट ठीक हो जाएंगे। अगर ऐसा कोई कॉन्ट्रैक्ट बायर के द्वारा किया गया है, खरीदार के द्वारा कोई इस तरीके का अनुबंध किया गया है, तो यहाँ पर सच कॉन्ट्रैक्ट शैल बी ट्रीटेड एज नल एंड वॉइड, मतलब कि निरस्त कर दिया जाएगा, ऐसा कॉन्ट्रैक्ट है वो मान्य नहीं होगा। और इसके साथ में नो क्लेम व्हाटसोएवर अगेंस्ट सच कॉन्ट्रैक्ट शैल बी एडमिजिबल एंड एंटरटेन, इस प्रकार का कोई भी खरीद प्रक्रिया का कॉन्ट्रैक्ट है उसके लिए किसी भी तरीके का वो क्लेम नहीं कर सकता, किसी तरीके का कोई पाबंदी नहीं लगा सकता। तो दोनों पॉइंट है हमारे ठीक हो जाएंगे, क्योंकि यहाँ पर अनसूटेबल प्रोडक्ट है वो बायर के द्वारा कॉन्ट्रैक्ट करके खरीदा जा रहा है, तो उसके लिए वो कॉन्ट्रैक्ट निरस्त हो जाएगा और किसी भी क्लेम के लिए वो हकदार नहीं होगा। सही उत्तर हो जाएगा सी, बोथ ए एंड बी। अगला सवाल देख लेते हैं 39, हु कैन नॉट डू एनी परचेज रिलेटेड ट्रांजेक्शन ऑन जेम पोर्टल। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जेम पोर्टल पर कोई भी खरीद संबंधी लेन देन कौन नहीं कर सकता है। ऑप्शन देख लेते, प्राइमरी यूजर, सेकेंडरी यूजर, ड्रॉइंग एंड डिस्पर्सिंग ऑफिसर और कंसाइनी। सही उत्तर हमारा हो जाएगा ए, प्राइमरी यूजर। प्राइमरी यूजर है वो जेम पोर्टल पर परचेज रिलेटेड कोई भी ट्रांजेक्शन नहीं कर सकता। सही उत्तर हमारा हो जाएगा ए, प्राइमरी यूजर। और डियर फ्रेंड्स, माँ केसर देवी सीरीज द्वितीय का अंतिम क्वेश्चन है 40, हाउ मेनी कैटेगरीज ऑफ बायर रजिस्ट्रेशन आर देयर ऑन जेम पोर्टल। जेम पोर्टल पर खरीदार पंजीकरण की कितनी श्रेणियां हैं, कितनी श्रेणियों में जेम पोर्टल है उस पर खरीदार है वो रजिस्टर किए जाते हैं। ऑप्शन देख लेते हैं, 2 कैटेगरीज, 1 कैटेगरी, 3 कैटेगरीज, 4 कैटेगरीज। सही उत्तर हमारा हो जाएगा ए, 2 कैटेगरीज। जेम पोर्टल पर 2 कैटेगरी बनाई गई हैं, पहली है प्राइमरी यूजर है, प्राइमरी यूजर्स होंगे, और इसके साथ में दूसरी कैटेगरी है वो सेकेंडरी यूजर्स होंगे, यहाँ पर सेकेंडरी यूजर्स होंगे। तो इस तरीके से 2 कैटेगरीज है, किसकी बनाई गई है, बायर की बनाई गई है। 2 रजिस्ट्रेशन होंगे, पहले प्राइमरी यूजर होंगे, उसके बाद में सेकेंडरी यूजर होंगे। प्राइमरी यूजर्स है वो सेकेंडरी यूजर को रजिस्टर करेंगे, तो यहाँ पर कुछ लिमिटेशंस दी है। प्राइमरी यूजर क्या होंगे, उनके क्या अधिकार होंगे, वो क्या कार्रवाई कर सकते हैं। सेकेंडरी यूजर है वो क्या ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं, ट्रांजेक्शन कर सकते हैं। इस तरीके के सभी क्वेश्चंस हैं वो माँ केसर देवी सीरीज में बताए जा रहे हैं। और साथियों, माँ केसर देवी सीरीज में जो क्वेश्चंस अवेलेबल करवाए जा रहे हैं वो निश्चित रूप से आपकी परीक्षा में पूछे जाएंगे, जैसे कि डीसी, एसी, प्रिंसिपल, वाइस प्रिंसिपल, एसओ, एएसओ, ओएस, यूडीसी, और पीजीटी पोस्ट के लिए भी इन एनवीएस, केवीएस, लिमिटेड डिपार्टमेंटल एग्जामिनेशंस एंड लिमिटेड डिपार्टमेंटल कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस। इस तरीके से हमने गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस मतलब कि जेम पर आधारित क्वेश्चंस की सीरीज है वो कंप्लीट कर लिए, और आज हमने 20 क्वेश्चंस किए हैं। ये क्वेश्चन निश्चित रूप से आपकी परीक्षा में पूछे जाएंगे। डियर फ्रेंड्स, चैनल पर आपके सिलेबस से रिलेटेड बहुत सारे कंटेंट हैं वो अवेलेबल है, अगर आपने नहीं देखे हैं तो जरूर देखिए। और साथियों, अगर आप एस्पिरेंट हैं एनबीएस प्रिंसिपल, वाइस प्रिंसिपल, पीजीटी पोस्ट के लिए भी, तो नवोदय विद्यालय ने नवोदय सिस्टम है वो आपकी परीक्षा के सिलेबस में रखा है। धौलागढ़ माता श्रृंखला में एनवीएस स्कीम है वो कंप्लीट की जा रही है, यहाँ पर कंप्लीट एनवीएस सिस्टम है वो लाया जा रहा है। अभी तक हम लगभग 300 क्वेश्चंस हैं वो चैनल पर अपलोड कर चुके हैं, अगर आपने नहीं देखे हैं तो जरूर देखिए। और साथियों, मैं आपको बताना चाहता हूँ केंद्रीय विद्यालय में जो वैकेंसी आई है उनके लिए भी कंप्लीट सिलेबस चैनल पर अवेलेबल है। आप नॉलेज मंडली की प्लेलिस्ट में जाइए और अपने प्रिपरेशन को एक नई डायरेक्शन दीजिए। यूपीएससी के द्वारा जो वाइस प्रिंसिपल की डेट डिक्लेयर की है उसके लिए भी सिलेबस चैनल पर अवेलेबल है, आप जरूर देखिए और अपने सिलेक्शन को निश्चित करवाइए। डियर फ्रेंड्स, आज के क्वेश्चन पसंद आए तो लाइक शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना तो जरूरी है, क्योंकि नॉलेज मंडली इज द राइट चॉइस। थैंक यू वेरी मच।